नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बकायेदारों के आंगन में बैंड बाजा बारात ढोल ताशों के बीच नगरपालिका के राजस्व अमले ने की मुनादी। नगर में बैंड बाजे के साथ निकला नगरपालिका का राजस्व अमला। बकायेदारों से करों की वसूली करने नगरपालिका ने निकाला अनोखा तरीका। बकायेदारों को नगरपालिका ने दी चेतावनी। नगर की सरेखा रेलवे क्रॉसिंग बन रही मुसीबत। कभी जाम तो कभी होती है सड़क दुर्घटनाएं। जाम की स्थिति अब हो गई है आम। जाम से बचने वाहन चालकों ने क्रॉसिंग का तोड़ा बैरिकेड। आरपीएफ ने जब्त किया वाहन, की गई कार्यवाही। किसानों के सम्मान में पुनः किया जाएगा प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किया जाएगा प्रदर्शन। 6 फरवरी को काली पुतली चौक में होगा सांकेतिक प्रदर्शन। प्रदर्शन को लेकर बैठक कर बनाई गई रणनीति। स्थानीय अम्बेडकर चौक स्थित उद्यान में आयोजित हुई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। अब तक हम वैवाहिक कार्यक्रमों में ही बैंड बाजा बारात की कल्पना किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बकाया वसूली के लिए भी यह तरीका अपनाया जा सकता है। यह देश में पहले भी हो चुका है। इसी तरकीब पर अमल करते हुए बालाघाट नगरपालिका अब टैक्स बकायेदारों के घर के सामने धूम धड़ाका करेगी और बकाया राशि वसूली के लिए बाजे गाजे की धुन भी होगी और बाराती की तरह नगरपालिका का राजस्व अमला डटा नजर आएगा। गुरुवार को शहर की सड़कों पर सामने नगरपालिका का मुनादी करता वाहन और पीछे बैंड बाजे के साथ नगरपालिका का राजस्व अमला शहर की सड़कों पर निकला। देखने वालों को एक तरह से ऐसा लगा कि यह कोई वैवाहिक समारोह की बारात हो, लेकिन जब नगरपालिका जैसे नगरपालिका का अमला करीब आया तो पता चला कि यह सब कुछ नगरपालिका परिषद बकायेदारों से टैक्स वसूली के लिए करने जा रही है। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका परिषद बालाघाट में बड़े बकायेदारों द्वारा टैक्स की राशि जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। इसके पूर्व कई प्रयास किए गए और नामों को सार्वजनिक किए जाने की चेतावनी भी दी गई, लेकिन बकायेदारों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नगरपालिका ने बकायेदारों के घर के सामने लाल निशान लगाने का अभियान भी चलाया, लेकिन इस प्रयोग में भी नगरपालिका को सफलता नहीं मिली और बीतते समय के साथ यह लाल निशान भी गायब होते चले गए। जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरपालिका को शहर के बकायेदारों से लगभग 8 करोड़ रुपए टैक्स की राशि वसूलने के लिए पसीने छूट रहे हैं। बकायादार भी नगरपालिका की कई चेतावनियों को नजरअंदाज कर टस से मस नहीं हो रहे हैं और नगरपालिका का कहना है कि शहर विकास एवं अन्य कार्यों के लिए नगरपालिका पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि नगरपालिका बालाघाट किसी भी तरकीब से टैक्स वसूली पूरी करना चाहती है और अब नगरपालिका राजस्व अमले के साथ बकायेदारों के घर के सामने बैंड बाजा बजाने जा रही है, जिससे बकायेदारों से टैक्स की राशि वसूली की जा सके। पूर्व की तरह कई प्रयोगों की तरह यह प्रयोग भी कितना कारगर होगा और बकायेदारों पर इसका कितना असर होगा, यह तो समय ही बताएगा। नगरपालिका राजस्व निरीक्षक RL राहंगडाले ने बताया कि उन्होंने शहर में बैंड बाजे के साथ निकलकर एक तरह से गुरुवार को मुनादी करा दी है कि बकायेदारों को अब मोहलत नहीं दी जाएगी और उनके घरों के सामने बाजे गाजे के साथ राजस्व का अमला पहुंचने जा रहा है। जब तक बकायेदार टैक्स जमा नहीं करते तब तक यह कार्यवाही चलती रहेगी। आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नगरपालिका का बकाया कर 8 करोड़ लगभग जनता के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको नगरपालिका परिषद बालाघाट को वसूल करना है। वसूलने के लिए सारी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन हमारे गणमान्य नागरिकों द्वारा, सामान्य जनता द्वारा बकाया करों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसी तारतम्य में नगर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जब तक कठोर कार्रवाई संपादित न करें, बकाया करों का वसूलना असंभव प्रतीत होता है। इसीलिए आज केवल जनता को ये जागृत किया जा रहा है कि जो नगरपालिका का जो पूरा अमला है ये आपके घर आएगा। बैंड बाजे जो बज रहे हैं ये भी आएंगे, साथ में ध्वनि विस्तारक यंत्र भी चल रहा है और आपके बकाया करों की वसूली की जाएगी। इस प्रकार अप्रिय कार्रवाई करने का नगर प्रशासन ने निर्णय लिया है
और यह कार्रवाई सुनिश्चित होगी, क्योंकि इसमें हमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय और इस समय नगरपालिका परिषद बालाघाट में प्रशासक कलेक्टर महोदय बैठे हुए हैं। तो जिला प्रशासन का भी हमें आदेश है और उसी आदेश के तारतम्य में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पूरा अमला जा रहा है। आज हम केवल सम्मानीय नागरिकों से निवेदन कर रहे हैं कि समय सीमा में अपना करों का भुगतान कर देवें, ताकि नगरपालिका भी ये अपनी कार्रवाई करने से बच जाएं और आपका भी सम्मान बरकरार रहे और आप ये बकाया करों की वसूली करके इस नगर के विकास कार्य में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर विकास की गति को उत्तरोत्तर बढ़ने में मदद करेंगे। क्या लगता है आपको इस प्रकार से ढोल नगाड़े बजाने से निश्चित रूप से वसूली वापस आएगी? मेरा मानना है कि इस कार्रवाई से असर होगा और निश्चित हमारे करों में बकाया करों की वृद्धि होगी और हमारे सम्मानीय जो नागरिक है, जनता है, क्योंकि हमारी जनता बहुत समझदार है, इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और हम इस अभियान में सफल होंगे। ये मेरा मानना है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र का सरेखा रेलवे क्रॉसिंग लगातार हादसों का सबब बनती जा रहा है। कभी यहां भारी यातायात दबाव के चलते राहगीरों की मौत हो जाती है, तो कभी लंबे समय तक लगने वाले जाम से बचने के लिए वाहन चालकों के द्वारा गेट को भी तोड़ देते हैं, जिसके चलते न केवल रेलवे प्रबंधन को आर्थिक क्षति पहुंचती है, तो वहीं आम नागरिकों को भी जाम से दो चार होना पड़ता है। ओवरब्रिज और बाईपास मार्ग के न होने से भी भारी दबाव झेल रहे बालाघाट नगर को इस समस्या से कब निजात मिल पाएगी, यह कह पाना मुश्किल है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन पर जबलपुर नैनपुर होते हुए एक स्पेशल ट्रेन पहुंची थी। बालाघाट रेलवे स्टेशन से गोंदिया की ओर रवानगी देने के लिए सुबह करीब 11:30 बजे सरेखा रेलवे फाटक बंद किया गया था, जिसके लिए सायरन बजाया गया। इसी दौरान छोटा हाथी क्रमांक MP 50 LA 1807 के चालक योगेंद्र जाम में न फंसे, इसके लिए वाहन को निकालने का प्रयास करता रहा, लेकिन फाटक बंद हो जाने के चलते उसने फाटक को टक्कर मारकर तोड़ दिया, जिसके बाद जाम की स्थिति निर्मित हो गई और राहगीर जाम में फंसकर करीब आधा घंटे तक परेशान होते रहे। बालाघाट रेलवे स्टेशन से वर्तमान समय में सवारी ट्रेन नहीं चल रही हैं, सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन से ही सरेखा रेलवे फाटक और बैहर रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति आम हो गई है। गोंदिया की तरफ से आने वाली और बालाघाट से गोंदिया की तरफ जाने वाली ट्रेनों के लिए सरेखा रेलवे फाटक को बंद करना ही पड़ता है। वहीं बालाघाट से गोंदिया, लांजी, रजेगांव समेत अन्य मार्गों पर जाने के लिए सरेखा रेलवे फाटक से ही होकर जाना पड़ता है, जिसके चलते परेशानी और भी बढ़ गई है। वहीं लोग लगातार ओवरब्रिज न बना पाने की स्थिति में सरेखा पर अंडरपास निर्माण की मांग कर रहे हैं। इधर सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में घटित हुई घटना के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और बाधित यातायात को सुचारू करने के लिए बैरिकेड्स को सड़क से हटाया गया और मामले में RPF चौकी प्रभारी श्री बघेल ने बताया कि फाटक तोड़ने की जानकारी लगते ही RPF चौकी पुलिस और रेलवे का अमला मौके पर पहुंचा। यहाँ फाटक को अलग स्थान पर रखकर मरम्मतीकरण का कार्य किया गया। वहीं RPF पुलिस ने छोटा हाथी को पकड़कर उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 160B के तहत कार्यवाही कर मामले को विवेचना में लिया है। करीब 70 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान एक बार फिर 6 फरवरी को भारत बंद करेंगे। सोमवार को किसानों के संयुक्त मोर्चे की बैठक में सहमति बनने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने इसका ऐलान कर दिया है। तो वहीं 4 फरवरी को बालाघाट नगर में भी किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा नगर के कालीपुतली चौक में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 6 फरवरी को किसानों के संगठन में आयोजित होने वाले सांकेतिक धरना प्रदर्शन को लेकर गुरुवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित उद्यान में जिले के संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिले भर के किसान संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां किसानों के समर्थन में आगामी 6 फरवरी को किए जाने वाले सांकेतिक धरना प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार की गई। जहां ये तय किया गया कि 6 फरवरी को दिल्ली की सीमा पर 3 कृषि काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन करेंगे, तो बालाघाट जिला मुख्यालय में भी जिले के समस्त किसान संगठन किसान संयुक्त मोर्चे के तहत सांकेतिक प्रदर्शन कर किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। बैठक के विषय में जानकारी
लेते हुए संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारी उम्मेद लिल्हारे ने बताया कि विगत 70 दिनों से देश का किसान आंदोलनरत है। उनके समर्थन में 26 जनवरी को बालाघाट नगर मुख्यालय में विशाल तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, जिसके बाद किसानों ने तय किया है कि तीनों काले कृषि कानूनों के विरोध में पुनः प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत बालाघाट संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा 6 फरवरी को स्थानीय काली पुतली चौक में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ता किसानों को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के खिलाफ उनके समर्थन में भी 26 जनवरी को हमने अपने साथियों सहित उन किसानों के समर्थन में और किसान बिल वापसी के लिए 26 जनवरी को एक रैली, ट्रैक्टर रैली, तिरंगा रैली निकाली थी। वहीं से फिर दिल्ली में बैठे किसानों का ऐलान हुआ है पूरे देश में कि फिर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए सरकार के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में। उसी को लेकर फिर आज हम लोगों ने ये संयुक्त बैठक पूरे ज़िले के सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, कोई धर्म, जाति या किसी दल का नहीं है, सबके सब किसान बैठे हैं। सबके सब लोगों ने ये मिलकर तय किया है कि 6 तारीख को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन काली पुतली चौक में 2-3 घंटे का धरना और अपनी अपनी बात रखकर सरकार के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में, और उसी को लेकर फिर 6 तारीख को हम एक धरना आंदोलन काली पुतली चौक में करने जा रहे हैं। बैठक के दौरान मूल निवासी संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश मरार, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह को, राम किसान कांग्रेस के पदाधिकारी सुखदेव मुनिकुतराहे सहित AIMIM पार्टी के पदाधिकारी और अन्य संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। 1 फरवरी को बजट सामने आया, इसके बाद महंगाई और भड़क रही है। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार वृद्धि होने से परिवहन पर इसका खासा असर पड़ेगा। बालाघाट में अब पेट्रोल के दाम शतक बना चुके हैं। 4 फरवरी को प्रीमियम पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि सामान्य पेट्रोल प्रीमियम पेट्रोल के दाम पर आकर टिक गया है। जबकि गुरुवार को रसोई गैस में भी वृद्धि हुई और दाम 25 रुपये बढ़ गए हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि एक बड़ा झटका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अब रिकॉर्ड बना रही हैं। कभी 10 वर्ष पूर्व 55 से 60 रुपये लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 100 के आंकड़े को छू चुका है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम ने गुरुवार को 100 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि सादा पेट्रोल 96 रुपये 47 पैसे के दाम पर आकर टिक गया है। उसी तरह डीजल के दाम भी लगातार बढ़ती जा रहे हैं। इसमें उछाल के तहत अब डीजल के रेट 86 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि को कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर देखा जा रहा है, लेकिन इसमें सरकार का लगाया जाने वाला टैक्स भी एक प्रमुख कारण है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर कृषि सेस लगाया गया है, जिसे आम आदमी पर नहीं थोपे जाने की बात थी। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे फिलहाल किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मूल्य वृद्धि का सीधा असर परिवहन सेवा पर होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट के दामों में इजाफा होगा। साथ ही यात्री परिवहन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर बस मालिक तैयारी कर चुके हैं और अब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से उनके पास भी मौका होगा कि वे दाम बढ़ा दें। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा, क्योंकि पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी जनता अब इस भार को किस तरह बर्दाश्त करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी ओर इन बढ़ते दामों को लेकर राजनीति पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। इसके पूर्व जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें तेल कंपनियों के हाथों में नहीं थी, तो केंद्र तथा राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन देखने को मिलते थे। लेकिन कहा जा सकता है कि राजनीति भी इस मूल्य वृद्धि पर उतनी असरदार नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम की बात की जाए तो 11 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ा है। बीते वर्ष अप्रैल से लेकर जून तक जो पेट्रोल 79.42 पैसे के दाम पर मिलता था, अब वह 96 रुपये से अधिक हो चुका है।
उसी प्रकार डीजल के दाम जो इस कालावधि में 70 रुपये थे वह सीधे बढ़कर 86 से अधिक जा पहुंचे हैं। अप्रैल माह से प्रारंभ हुई इस मूल्य वृद्धि में पेट्रोल के 17 रुपये तथा डीजल के 16 रुपये दाम बढ़ चुके हैं, जबकि प्रीमियम पेट्रोल को लिया जाए तो इसके दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और नतीजा सामने है कि सादे पेट्रोल के मुकाबले यह 100 के आंकड़े को पार कर चुका है। मूल्य वृद्धि की यह मार केवल पेट्रोलियम पदार्थों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जकड़ में एलपीजी गैस भी है। गुरुवार को घरेलू रसोई गैस के दामों में वृद्धि होकर 25 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं। जनवरी माह में जो रसोई गैस सिलेंडर 718 रुपये का मिलता था, अब वह बढ़कर 743 हो गया है। उसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 फरवरी से बढ़ चुके हैं। जो कमर्शियल सिलेंडर पहले 1518 रुपये का था, अब वह 1713 का हो गया है। यही कुछ हाल 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम की रिफिलिंग का भी है, जिसमें 5 किलोग्राम के दाम 519 तथा 2 किलोग्राम के 276 रुपये पर टिक गए हैं। एलपीजी गैस की यह मूल्य वृद्धि एक तरह से रसोई में आग तथा बाहर के खाने पर अतिरिक्त खर्च के समान है। जानकारों की माने तो अभी इस मूल्य वृद्धि से राहत की उम्मीद नहीं है, जिसमें आम आदमी की जेब ढीली होना तय है। मध्य प्रदेश सहकारी समिति महासंघ के आह्वान पर जिले के सहकारी समिति के कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके साथ ही अब जिले भर के कर्मचारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार को सभी कर्मचारी बालाघाट जनपद कार्यालय के सामने धरने पर बैठी रही, जहां कर्मचारियों ने शासन विरोधी नीतियों को लेकर जमकर भड़ास निकाली। आपको बता दें कि हड़ताल को भारतीय मजदूर संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि समिति कर्मचारी संघ द्वारा लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में महासंघ को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। 1 फरवरी से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, कलमबंद आंदोलन किया गया। वहीं जिले में गुरुवार से आंदोलन शुरू हो गया है। जब तक सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि हड़ताल के चलते सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं, चना, सरसों, मसूर के लिए हो रहा पंजीयन कार्य बंद हो जाएगा। इसके अलावा किसानों को सोसाइटी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं, जिसमें खाद बीज भी नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ ही राशन दुकानों से गरीबों को राशन का वितरण नहीं हो पाएगा। ऐसे में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल से आम आदमी की परेशानी बढ़ना लाजमी है। जिलाध्यक्ष पीसी चौहान ने मांगों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 3 सूत्रीय मांगों के तहत सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ देने आदेश पारित किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शासन द्वारा जो राशन काटा गया है, उसे तुरंत आवंटित कर प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लिया जाए। संस्थाओं का पीडीएस कमीशन कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है, उसे तत्काल भुगतान कर आगे भी हर महीने भुगतान किया जाए। गेहूं, चना, सरसों, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उपार्जन कार्य के कमीशन, प्रासंगिक व्यय का कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके तुरंत भुगतान के आदेश जारी किए जाएं, आदि मांगे शामिल हैं। हमारे जिले में 4/2/2021 से हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए शुरू हुआ है और यही नहीं, अभी तो पूरे प्रदेश में है, पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिले में प्रभावित है। और हमारी प्रमुख रूप से हमारे जो सेवा सहकारी समितियों में काम करने वाले, पैक्स समितियों में काम करने वाले कर्मचारी विगत कई अरसों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ वहाँ गुहार लगाते हैं, लेकिन फिर भी शासन ने अभी तक नहीं सुना है। आज ये निश्चय किया गया है कि अगर शासन, ये इस बार आर पार की लड़ाई है, पूरा प्रदेश इकट्ठा होकर के बैठा हुआ है। उनका रुझान ये है, हमारी प्रमुख रूप से 3 मांग है। सारे समितियों में काम करने वाले चौकीदार से लेकर सहायक प्रबंधक, प्रभारी प्रबंधक तक के सारे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की भांति दर्जा दिया जाए। सेकंड, आज आप सभी लोगों को अवगत हैं कि अगर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर संचालित पीडीएस की दुकान संचालन का कार्य करती हैं, तो ये बहुआयाम वाली हमारी सहकारिता समितियां करती है, चाहे वो वनोपज की हो, मार्केटिंग हो, उपभोक्ता भंडार हो या सेवा सहकारी समितियां हो।
जिले में प्रदेश में 4,525 सहकारी समितियां इसमें काम कर रही हैं और हमारे बहुत सारे विक्रेता भाई आज एक विशेष परिस्थितियों में आज सारा का सारा पीडीएस का आवंटन कम कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है, 75% काट दिया गया है। जन उपभोक्ता की समस्या ये है कि हमें जब पूरा राशन नहीं मिल पाएगा तो हमारा विक्रेता उसे कैसा पूरा कर पाएगा। हम तो उपभोक्ता की परेशानियों का सामना नहीं कर पाएंगे। और बता दें कि हड़ताल चरणबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है, जिसके तहत 1 फरवरी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, 18 फरवरी को प्रदेश के समस्त 55,000 कर्मचारियों द्वारा भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा। 19 फरवरी को भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर चक्का जाम और इच्छा मृत्यु मांगी जाएगी। आंदोलन के दौरान पूरे प्रदेश की सभी 4,525 सहकारी समितियां और उचित मूल्य की दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगी। 4 फरवरी की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास नगर के चित्रगुप्त नगर में लॉकडाउन से खड़े एक वाहन में अचानक आग भड़क उठी। एकाएक हुई इस घटना को लेकर जहां कुछ लोग समझ पाते, आग ने पूरे 4 पहिया वाहन को अपनी आगोश में ले लिया और वाहन से धू-धू कर धुआं उठने लगा, जिसके बाद वार्डवासियों ने तत्काल ही घटना की जानकारी नगरपालिका के फायर अमले को दी, जहां दमकल अमले ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 6 पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप स्थित रेलवे पटरी के पास लगभग 3 से 4 बजे के बीच एक 4 पहिया वाहन में एकाएक आग लग गई। जब तक लोग घटना को समझ पाते, आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय वार्डवासियों ने तत्काल ही मामले की जानकारी नगरपालिका के फायर अमले को दी, जबकि कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद तत्काल ही मौके पर पहुंची दमकल अमले ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार उक्त वाहन कोरोना संक्रमण काल में ही एक ही स्थान पर खड़ा हुआ था। वाहन के मालिक वीरेंद्र श्रीवास की माने तो किसी असामाजिक तत्व की वजह से यह हादसा घटित हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 6 से लगे रेलवे पटरी पर लगातार असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, तो यहाँ बैठकर धूम्रपान करते हैं। शायद किसी असामाजिक तत्व ने ही वाहन के पास कोई ज्वलनशील वस्तु फेंक दी होगी, जिसके चलते यह हादसा घटित हुआ है। वैश्विक महामारी बनकर सामने आया कोरोना वायरस ने न केवल पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वहीं वायरस के संक्रमण से बचने 22 मार्च 2020 से देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके चलते न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा, तो वहीं कई चीजें थम गई। लॉकडाउन के पहले ट्रेन के आवागमन के चलते पश्चिम बंगाल का एक 57 वर्षीय व्यक्ति मानसिक स्थिति ठीक न होने के चलते ट्रेन में सफर कर मार्च 2020 में बालाघाट से कटंगी पहुंचा था, जिसके बाद कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने के चलते ट्रेन बंद होने से वह कटंगी स्टेशन पर ही रह गया। जानकारी के अनुसार जनवरी माह में उप निरीक्षक एस बघेल कटंगी सेक्शन की चेकिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि ग्राम चांदपाड़ा नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल निवासी सूर्य कुमार शाह 57 वर्ष की मानसिक स्थिति ठीक न होने के चलते वह ट्रेन से कटंगी पहुंच गया है, जिसके बाद से ही वह यहां पर ही रह रहा है, लेकिन ठीक से अपने घर का पता नहीं बता पा रहा है, जिसके चलते उसके परिजनों का पता नहीं चल पा रहा है। उप निरीक्षक ने बताया कि सूर्य कुमार से थोड़ी बहुत जानकारी मिलने पर उनके परिजनों का पता लगाने सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। यहाँ से आरक्षक जगत बहादुर को उसके बेटे जगत बहादुर का मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ और मोबाइल पर सूचना करने पर गोपाल शाह अपने पिता को लेने बालाघाट पहुंची, जहां से उन्हें सौंप दिया गया है। इस कार्यवाही के दौरान सीबी बघेल, शेख मकसूद समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।